हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ दीपक सर और आपके सामने एक नया चैप्टर क्लास 10th का आज है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ। उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके PYQs, उसके NCERT की क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होंगे और आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो वीडियो होगा ये पूरा वन शॉट इसको मान के चलिए और ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। क्या कहती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं पहली स्लाइड पे। आराम से आप लोग देखिए। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो होती है इसका मतलब होता है चांस। कोई इवेंट आपके पास है, कोई इंसिडेंट आपके पास है, वो उसको घटित होने के क्या चांसेस हैं उसको आप प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है सपोज, ठीक है, और ये पता करना है कि इंडिया के क्या चांसेस है विन करने के या पाकिस्तान के कितने चांसेस है विन करने के। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मैथ्स की भाषा में से प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, जो हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो तो आपका चांस हो गया, लेकिन मैथ्स में से प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, कैसे से कैलकुलेट करते हैं, आइए आप देखिए। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल से बेटर क्वेश्चन भी नहीं होता समझाने के लिए। आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल आप देखिए कि सपोज करिए आपके पास एक बैग है। ठीक, इस बैग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कुछ बॉल्स हैं। जैसे मान के चलिए एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, ठीक है, एक ब्लैक बॉल है और एक वाइट बॉल है। ठीक है ना? क्या बोला मैंने कहा आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, ब्लैक बॉल भी है, व्हाइट बॉल भी है। कितनी कितनी है? सारी एक एक बॉल्स है। ठीक है ना बात बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बैग में हमने रैंडमली हाथ डालना है आंख बंद करके और एक बॉल को पिक करना है, ठीक है, रैंडमली बिना देखे, तो क्या चांस है कि रेड बॉल निकले? क्या चांस है कि रेड बॉल निकले? ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपने इसमें हाथ डाला और एक बॉल रैंडमली पिक कर ली। अब क्या चांस है कि रेड बॉल आए? तो आप कॉमन सेंस से खुद सोचिए। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में समझाने के बजाय आपको एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा ही। ठीक है ना? तो आप खुद देखिए, आप बोलोगे कि सर यहां पे 4 बॉल है। आप बोलोगे सर 4 बॉल है और 4 में से एक चांस है रेड आ जाए। बोलोगे कि नहीं? आप खुद बताइए मुझे। ठीक, हाँ यही बोलोगे। फिर दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू बॉल आने की क्या चांस है, तो आपका जवाब फिर वही होना चाहिए कि सर 4 बॉलों में से एक बॉल का चांस है कि वो ब्लू आ जाए। 4 टोटल है, एक आपका ब्लू बॉल आने का चांस है। ऐसे ही जब मैं ब्लैक बॉल की बात करूंगा, तो आपका जवाब होगा कि सर इसके भी सेम चांस है, 4 में से एक, 1/4 चांस है। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाइट आने के क्या चांस है, तो इसका भी सेम आंसर होगा कि सर 4 में से एक चांस है कि व्हाइट बॉल आ जाए। आप इतनी बात समझ पाए बच्चों? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपके पास एक बैग है, बैग में आपके पास 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स के कलर मैंने आपको बता दिया, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। अब उसमें से हाथ डाल के रैंडमली एक बॉल पिक करनी है, तो क्या चांस है कि रेड बॉल आए? तो आपका जवाब होगा कि 4 में से एक चांस है। ब्लू बॉल के 4 में से एक, ब्लैक बॉल के 4 में से एक, व्हाइट बॉल के 4 में से एक, सबके 1/4 चांस है। ठीक है, अच्छा, तो इसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है बच्चों।
इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, समझना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। कहने का यह मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब ये समझो, ये जो मैंने ई लिखा है ना, इसका मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब हम रेड बॉल निकाल रहे तो अपने आप में ये भी इवेंट है, इसको आप ई बोल सकते हो, E1 बोल सकते हो। ब्लू आना भी अपने आप में एक इवेंट है, तो इसको आप E2 बोल सकते हो। ब्लैक आना एक इवेंट है, आप इसको E3 बोल सकते हो। और व्हाइट आना भी एक इवेंट है, आप इसको E4 बोल सकते हो। यानी कि जितनी भी चीजें इसमें से बाहर निकल के आती है उसको आप इवेंट बोल सकते हो, या उसको दूसरी भाषा में आप आउटकम भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स में उसको आउटकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट बोलो, आउटकम बोलो, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब होता है जो हमें चाहिए। जैसे इस केस में हमें रेड चाहिए था, तो रेड कितनी थी इसमें? तो आप बोलोगे सर एक थी, इसलिए एक ऊपर आया। बात समझ में आ गई? अच्छा, नीचे लिखा है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने? 4 है, तो नीचे इसलिए नीचे 4 आया। ऐसी ब्लू एक थी इसलिए एक ऊपर, ब्लैक एक थी इसमें एक ऊपर, और व्हाइट थी इसलिए इसमें एक ऊपर आ गया। और नीचे सब में 4 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो प्यारे बच्चों आपके पास है वो आपके पास 4 है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये मुझे आशा है, उम्मीद है पूरी। ठीक, क्लियर? अच्छा साहब, इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बात मैं आपको और आगे बताना चाहता हूं। इसी एग्जांपल से आप ऑब्जर्व करते रहिए एक एक चीज। ठीक है? हाँ, एक बात और बच्चों, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि मेरा वादा और दावा है कि मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपके जहन में उतार दूंगा। ठीक है? तो ये सिर्फ डायलॉग नहीं है बच्चों, इस लेक्चर के बाद आप खुद देखिएगा ये चैप्टर आपके जहन में उतर चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो ये छूटने वाला नहीं है आपसे। ठीक है, गारंटी है मेरी, देख लीजिए। अच्छा, तो आप एक चीज में नोट करिए कि 1/4 जो मैंने लिखा है, यहां भी 1/4, यहां भी 1/4, यहां भी 1। कभी भी आप नोट करना, प्रोबेबिलिटी में जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर से होगा। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगा। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी वाले केस में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, अभी और एग्जांपल आएंगे, एक से एक एग्जांपल कराऊंगा, कहीं भी न्यूमरेटर आपको डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं दिखेगा। न्यूमरेटर या तो बराबर होगा डिनोमिनेटर के, या फिर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्यों बता रहा हूं मैं बात? एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। आप चेक कर लो, जैसे 1/4 है। 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है कि 1 को 4 से डिवाइड करो। 1 को 4 से डिवाइड करो, ये मतलब है 1/4 का। अब देखना ध्यान से, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये होगा 0 पॉइंट होगा, पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा। 4 2 जा 8, यहां 2 बचेगा, पॉइंट है इसलिए यहां 0 बढ़ जाएगा, और 4 5 जा 20। खैर ये बात बताने की नहीं है, आप क्लास 10th में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/4 का मतलब 0.25 होता है। बोलो होता नहीं होता? 0.25। ये वैल्यू देख रहे हो आप, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। क्लियर? ये 1/4 है। कभी कभार प्रोबेबिलिटी ऐसी भी आ सकती है, 2/3 आ जाएगी भाई। ठीक है? तो आप इस केस में डिवाइड करोगे 3 से 2 को, तो 0.6666 चलता चले जाएगा। ठीक है? ऐसा करके 0.666। तो 0.66 का क्या मतलब है कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी बच्चों। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक।
तो एक रिजल्ट तो आपको ये पता चला, यहां से एक रिजल्ट आपको ये पता चला कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर भी हो सकती है। अभी एग्जांपल दूंगा, और 1 से छोटी होती है। क्या इतनी बात आप समझ पाए मेरी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के चलना। मैं ऐसी बात क्यों बताई मैंने, क्योंकि मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability of an event। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, of an event। Which of the following cannot be the probability of an event। जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं उनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2/3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 15%, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 0.005, चौथा ऑप्शन -1.27। तो बच्चे ये सवाल है, मान के चलिए, ठीक है, कि इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये वाला नंबर 0 से बड़ा है, हाँ, जिसका भी न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक। ये 15% है, 15% को आप परसेंटेज हटा के 15/100 लिख सकते हो। तो अगेन न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, यानी ये 0 और 1 के बीच में है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.05 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। हाँ, -1.27 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का देखो, कोई भी नेगेटिव नंबर जो होगा वो 0 से छोटा होता है। ये नंबर लाइन आपकी होती है, यहाँ पे 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि ये 0 से छोटे होते हैं, लेफ्ट में जो होगा छोटा होगा। तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0। This implies -1.27 cannot be the probability of any event। Is it clear? बच्चों क्लियर है ये बात कि -1.27 आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं मैं, ठीक। जैसे इस ऑप्शन को बदल देते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान समझना, 3/2। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। 1 2 3 4 अब ऑप्शन है, समझो ए ऑप्शन आपके पास none of them, बी ऑप्शन है आपके पास 4th, सी ऑप्शन है आपके पास 3rd and 4th, और डी ऑप्शन है आपके पास 1st, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल यही है, बस मैंने ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिया, 3rd वाले भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। ये कह रहा है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये कह रहा है कि नन ऑफ देम आंसर है। नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है। अभी हमने चेक किया था कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक, ओके। बी ऑप्शन कह रहा है 4th वाला नहीं होगा, ठीक है, 4th वाला नहीं होगा, ये तो हमको पता ही है, ये भी हो सकता है। सी वाला कहता है कि 3rd और 4th दोनों ही नहीं होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला नहीं होंगे। तो एक बार गौर कीजिए, 3rd वाला मैंने क्या लिखा है 3/2, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5,
और इतना दिमाग नहीं लगाना 1.5 होता है कितना होता है इतना नहीं सोचना, ये सोचना है कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो सीधे बोल देना ये 1 से बड़ा ही होगा, पक्की बात है, डिवाइड करके देख लेना 1 से बड़ा आएगा। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यानी थर्ड और फोर्थ ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी नहीं होंगी। तो इस वाले पे इस वाले आइडेंटिटी का मतलब सॉरी इस वाले रिजल्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, बात समझ भी गए होंगे आप लोग, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और मैं समझाता हूं आप लोग को, और मैं आप लोग को समझाता हूं थोड़ा। इस वाले में अगर आपको मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, इस सारी प्रोबेबिलिटी का सम बताइए, तो आप बोलोगे सारी प्रोबेबिलिटी का सम तो होगा सर PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4, यही होगा। E4 यहां पे थोड़ा E भी लिख देना साथ में, ठीक है। PE3 यही होगा ना, ठीक है। तो PE1 कितना है 1/4 है, प्लस PE2 कितना है, ये भी 1/4 है, ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 1/4 है, कितना हो गया 4/4 हो गया। 4/4 कितना है 1 होता है। तो एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, कभी भी सारे आउटकम्स जो होंगे या सारे इवेंट्स जो होंगे, अगर आप उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या बच्चों आप मेरी इतनी बात समझ पाए कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अगर मैं करूं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट उसमें है, अगर उनको सबका सम किया जाए तो हमेशा आंसर 1 आता है। क्लियर है बात? ठीक। तो अगर कल की डेट में ये सवाल आ गया आपको, कल की डेट में आपको सवाल ये आ गया कि 3 इवेंट है मान के चलो, ठीक है, E1 E2 और E3, ठीक, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे दी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे दी आपको 2/6 दे दी सपोज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे दी आपको 3/6 और आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आपको पता है कि तीनों को जोड़ के 1 आना चाहिए, तो आप 2/6 प्लस 3/6 और प्लस PE3 नहीं पता तो इसको PE3 लिख लोगे और इज इक्वल टू 1 लिख लोगे। ओके, यानी कितना हो जाएगा 5/6 प्लस PE3 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना होगा? PE3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, तो विच इज इक्वल टू 1/6। बात क्लियर है? सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। क्लियर है ना? ठीक, ओके, इतनी बात भी समझ में आ गई बच्चों आपके? ओके, और क्या बताना चाहता हूं मैं इससे आपको, और क्या बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ठीक, सपोज ब्लू कलर मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है देख रहे हो आप यहां पे 1/4 देख रहे हो। मैं बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो आपका जवाब क्या होगा? क्या बोलोगे आप लोग? आप कहोगे सर ब्लू बॉल नहीं आएगी, अगर ब्लू बॉल नहीं आएगी तो रेड आएगी, ब्लैक आएगी या व्हाइट आएगी, यही तो बोलोगे आप लोग, है ना? जब अगर ब्लू नहीं आएगी तो रेड ब्लैक और व्हाइट में से कोई एक आएगी, तो उस समय आपके फेवरेबल आउटकम कौन कौन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम जो न्यूमरेटर में होंगे वो होंगे रेड ब्लैक और व्हाइट, और हैं कितने ये हैं 3, ये बच्चों 3 है, रेड ब्लैक और व्हाइट 3 ही तो है ब्लू को छोड़ के। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताना। इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, अगर आप समझ पाए तो। 4 तो टोटल है, उसने तो नीचे रहना ही रहना है, ऊपर 3 इसलिए आया कि ब्लू को छोड़ के 3 बॉलें ऐसी थी जो कि नॉन ब्लू थी, यानी कि रेड व्हाइट और ब्लैक, ये 3 थी। तो इस समय फेवरेबल आउटकम आपका ये 3 हो गया, इसलिए 3/4 आई। ठीक, अच्छा जी,
और अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल वो कितनी थी, तो आपका जवाब होगा सर 1/4 थी, क्योंकि एक ही बॉल थी। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये बात भी ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू, इसको ऐसे बार से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के ऊपर ऐसे डस लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉट ब्लू, ठीक है। वो कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कि ये हो जाएगी सर आपकी 3/4 प्लस 1/4। तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा 4/4। ये भी इक्वल टू क्या हो गया, ये भी इक्वल टू 1 हो गया। क्या इतनी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से एक रिजल्ट और मिल गया हमें। अब थोड़ा फास्ट फास्ट समझो, ठीक है। एक रिजल्ट और मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप क्योंकि पुराना ना भूल जाओ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, यही बताया था ना। और दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी, अगर बहुत सारे इवेंट है, E1 है, E2 है, अब पता नहीं कितने हैं, ठीक है, E3 है, और ऐसे ही ये En तक है, En तक है, तो इनका सम आता है 1। इनका सम आता है 1। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है आपकी? तो इनका सम कितना आता है? 1 आता है। सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। और मैंने अभी आपको तीसरा भी बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। मतलब किसी चीज का होना और उस चीज का ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन है, मान लो, फटाक से देखो, एक क्वेश्चन है, इफ probability of E is equal to 0.005, find probability of not getting E, ठीक है। not getting E को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, रुको, P नॉट। ठीक, तो क्या आंसर होगा आपका? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दी है 0.005 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट आपने निकालना है इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट कितना हो जाएगा आपके पास? 1 माइनस 0.005, तो कितना हो रहा है? 5 9, तो 0.995 यही होगा। 0.005 माइनस करना था, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 में से 9 गए, 9 में से 0 गया, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना, 0.995। तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई आपकी। आया समझ में कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी आपका सम 1 होता है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी होने की दी हो और ना होने की पूछी हो तो 1 में से माइनस कर देना, आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ठीक है। 3 रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक, 3 रिजल्ट आप समझ गए। हाँ, एक चीज और है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहां पे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, और यहां पे मैंने इक्वल टू लगाया। इक्वल टू मतलब 0 भी हो सकती है, देखो यहां पे इक्वल टू लगाना यानी 0 भी हो सकता है, और यहां पे भी इक्वल टू लगा यानी 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो 0 कब होगी, 1 कब होगी, इस बात को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल था आपका, एग्जांपल क्या था, ये था भाई, रेड ब्लू और ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, ठीक है। 4 बॉल्स थी इसमें,
और मैं आपको बोलूँ कि इसमें आपने रैंडमली हाथ डालना है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एक फ्रूट निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फ्रूट। आप बोलोगे सर इस केस में तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 0 है। क्यों है 0? क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट्स उस बैग में थे ही नहीं, 0 थे, इसलिए ऊपर 0 आएगा और अपॉन टोटल आउटकम इसमें हमेशा 4 है। बात समझ में आ गई? अगर फेवरेबल आउटकम देखें, जो हम देखना चाह रहे हैं, जो हमें चाहिए, वो कितने हैं, फ्रूट हैं कितने उसमें, तो आप बोलोगे 0, इसलिए 0 ऊपर आया। और टोटल आउटकम आप जानते हैं कि टोटल जितने भी आ सकते हैं तो उसमें 4 ही आ सकती है बॉस, वो नीचे आएगा। तो आंसर इस केस में 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इवेंट, बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अच्छा 1 कब होगा? जैसे मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, मैंने कोई भी कलर नहीं बोला, मैंने कहा एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल। हाथ डालो तो बॉल निकले, तो आप बोलोगे सर ये तो होना ही होना है, क्योंकि अगर इस एक बैग में बॉल है और उसमें हमने हाथ डालना, आंख बंद करके निकालना है बाहर, तो उसमें बॉल ही तो आएगी और क्या आएगा, है ना? तो इस केस में आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? आप खुद देखिए फेवरेबल आउटकम आपके हुए कितने। भाई रेड बॉल है, ये भी फेवरेबल में है, ब्लू भी बॉल है, ये भी फेवरेबल है, ब्लैक भी बॉल है, ये भी फेवरेबल है, व्हाइट भी बॉल है, ये भी फेवरेबल है। यानी कि चारों के चारों आपके फेवरेबल आउटकम में। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 4 फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे, ठीक है। और टोटल आउटकम कितने? तो आप बोलोगे ये भी 4 ही है, तो 4/4 1 हो गया। इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी 1 होने का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है कि ये श्योर इवेंट है, श्योर, इसमें होना ही होना है। जैसे मैं बोलूंगा क्या चांस है कि आज रात होगी, अभी दिन है और रात होने की क्या चांस है, तो श्योर इवेंट है, होगा ही होगा वो, है ना? ठीक, बात समझ में आ गई ना? पक्का? ठीक है, ओके। अब मैं आपको इम्पॉसिबल इवेंट बता दिया, श्योर इवेंट भी आपको मैंने बता दिया। इसीलिए कभी कभार प्रोबेबिलिटी 0 होती है और कभी कभार प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और बाकी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो इनके बीच होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तीसरा मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी कोई किसी इवेंट की और उसके होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स, थोड़ा सा ये समझना बच्चों। इक्वली लाइकली आउटकम्स ये क्या चीज है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपके पास हैं, सब जितने भी इवेंट आपके पास हैं, जितने भी इवेंट आपके पास हैं, उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम हो। यहां पे सेम थी नहीं थी? बताओ आप, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? कहां गए हो? हाँ, रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, ब्लू आने की 1/4, ब्लैक आने की 1/4, व्हाइट आने की 1/4, ऐसा था नहीं था? था ना ऐसा? ठीक है, तो यानी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब ये E1, E2, E3, E4 ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है ऑल प्रोबेबिलिटीज आर सेम। क्लियर है ना? सारी प्रोबेबिलिटीज का सेम होना। तो ये बात भी आप समझ गए, इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे मैं एक सिक्का उछालता हूं, उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड कितने? आप बोलोगे सर 1 है। टोटल आउटकम कितने? हेड और टेल 2 आउटकम है, तो 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 2, 1/2। टेल का कितने? तो आप बोलोगे सर टेल का भी यही है, 1 टेल है, 2 टोटल होते हैं, तो 1/2। तो हेड आना 1/2, टेल आना 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/2 है भाई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। और हमेशा कभी भी अगर आप ऐसे वाले इवेंट को देखिए तो इसको बोलते हैं फेयर। ये आपका फेयर होता है, फेयर कॉइन। हालांकि बाद में बताऊंगा ये बात में। इसीलिए
कोई क्रिकेट मैच होता है तो आपने देखा होगा कि सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि उस समय दोनों हेड और टेल दोनों के आने की चांसेस बराबर है, वो किसी के साथ बाइस्ड नहीं होता है ना। ठीक, हम डाइस फेंकते हैं तो डाइस में आप देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इफ दे आर इक्वल देन दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई बच्चों? ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वली आप बोलोगे कि सर हमेशा ही तो ऐसा होगा, बराबरी तो आएगी, प्रोबेबिलिटीज अलग अलग कैसे आएगी, है ना। तो ये वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको, अगर ऐसा है तो। ठीक है, कहाँ पे दिखाऊं? अब ज़्यादा स्लाइड्स नहीं लेता हूं मैं, इसको मिटा के बताता हूँ। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना आप लोग। इक्वली लाइकली आउटकम, जैसे मान के चलो यही बैग था, ये बैग था, इसमें 2 ब्लैक बॉल होती मान लो, और 3 वाइट होती मान लो, ठीक है, और आपके पास 5 ब्लू होती। तो अगर मैं आपसे पूछता ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपका जवाब होता है 2 कितना 10, हाँ 2/10 हो जाता। अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बताओ, तो आपका जवाब होता 3/10। मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बताओ, तो आपका जवाब होता 5/10। आए ना अलग प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो ब्लैक आने के चांसेस कम थे, व्हाइट आने के चांसेस उससे थोड़ा ज्यादा थे, और ब्लू आने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। तो जब सबके चांसेस अलग अलग हो आना, तो उनको इक्वली लाइकली आउटकम से नहीं बोला जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? एग्जांपल भी बता दिया, अब अच्छे से समझ में आ गया आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो मेरे ख्याल से मैं कॉन्सेप्ट इसका बता पाया आपको। देखो बच्चों, रटनी नहीं है चीजें। जनरली क्या करते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम फॉर्मूला है, और कितने फेवरेबल है फटक से ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो और सॉल्व करो, काटो उसको और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बात तो यह ना, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि किसी आदमी के 3 बेटे हैं मान लो, ठीक है, और उसके पास 1 करोड़ रुपए, या 1 करोड़ को मैं 100 लाख बोल दो, 100 लाख ही होता है, 100 लाख रुपए। ठीक, पहले बेटे को 20 लाख मिलना है, दूसरे बेटे को 30 लाख मिलना है, सपोज अलग अलग दे रहा है वो, ठीक है, उनकी काबिलियत के हिसाब से, और तीसरे बेटे को 50 लाख मिलना है, ऐसा है मान लो। ठीक, तो मैं आपसे बोलूं पहले बेटे का शेयर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 लाख अपॉन 100 लाख शेयर होगा, 100 लाख। तो यानी कि 100 लाख में से 20 लाख उसका शेयर है। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना होगा, लाख से लाख कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 1/5 इसका शेयर है। ठीक, ऐसे अगर मैं इसको बोलूं तो 30/100 यानी कि 3/10 इसका शेयर है, और इसको बोलूं तो ये हो जाएगा 50/100 यानी 1/2 इसका शेयर है। तो सबके शेयर अलग अलग आ गए ना, अलग अलग आ गए ना। यही होती प्रोबेबिलिटी, किसका शेयर कितना है उसका चांसेस उतना ज्यादा होता है। इसका चांस 20/20 लाख था ये, तो इसका चांस कम है, 1/5 कम मिल रहा है इसको। ठीक है, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फ्रैक्शन का पार्ट बता रहा हूं। इसका फ्रैक्शन का पार्ट 3/10 है, इसका 1/2 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए इसमें देखो, इसका फ्रैक्शन 5/10 था, इन सबसे ज्यादा था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, पहले केस में सारी बराबर बराबर थी, 1/1 थी बॉस, तो सबकी चांसेस बराबर आ गए थे। क्लियर है ना? ठीक, ऐसे ही इसमें व्हाइट बॉल केस से कम है, ब्लैक बॉल केस से और ज्यादा कम है। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? तो यही देखना है आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट जिसका जितना ज्यादा उसकी चांसेस उतनी ज्यादा भाई। ठीक, हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स मैंने आपको बता दिया है कि जब प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, सेम कम होगी, कब होगी सेम? आप फिर बच्चे क्या बोलेंगे मुझे, बोलते हैं मतलब अक्सर कि सर प्रोबेबिलिटी तब सेम होगी जब एक एक बॉल होगी, एक एक बॉल होगी या सारी चीजें एक एक होंगी। ऐसा नहीं होता। इक्वली लाइकली आउटकम्स तब होगा, कब होगा? जब चीजें बराबर होंगी। एक होना जरूरी नहीं है, चीजें बराबर होंगी। जैसे 5 ब्लू बॉल थी,
ये 5 व्हाइट बॉल होती और ये भी ब्लैक बॉल भी 5 होती, तो सबके चांसेस कितने हो जाते? 5/15 हो जाते हैं। फिर सबके 5 5 5 टोटल 15 हो जाते। इसके भी 5/15, इसका भी 5/15, इसका भी 5/15। यानी कि अगर सारी चीजें बराबर हैं तो प्रोबेबिलिटी सब सारे इवेंट्स की बराबर आती है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूं। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, ओके।